चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जो कि पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे। चैप्टर 3। जो लोग लेट आए हैं, सारे क्लास रिकॉर्ड हैं। जैसे इस क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऐसे ही सभी क्लास रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सारे क्लास आपको मिल जाएंगे ऐप पर। ठीक है, तो चैप्टर 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तता। गुणधर्मों की आवर्तता। अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं, चैप्टर का नाम डालिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity of properties। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, तो अध्ययन आसानी से हो जाता था। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या हुआ कि उनका अध्ययन करना मुश्किल होता चला गया। अलग अलग तत्व का अलग अलग अध्ययन करना, उसके बारे में अलग अलग जानकारियों को याद रखना एक कठिन होता चला गया। इस कठिनाई को दूर करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। वर्गीकरण क्यों किया जाता है, बताइए क्यों किया जाता है? अध्ययन में सुविधा के लिए, जिससे हमें अध्ययन में सुविधा रहे। जैसे कि हमारे जिले का ही वर्गीकरण कर दिया गया, या देश को ही वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पूरे देश में क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं। राज्यों के अंदर कौन है, मंडल हैं। मंडल के अंदर क्या है, जिले हैं। जिले के अंदर तहसीलें हैं। तहसीलों के अंदर ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक के अंदर क्या है, गांव हैं। तो ये सारी व्यवस्था क्यों की गई है? केवल एक देश होता, कोई एक व्यक्ति इसको हैंडल कर रहा होता तो क्या पॉसिबल था? उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, उन सारे डेटा को इकट्ठा करना, उन सारी चीज़ों पर काम करना, हर व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी रखवाना, ये क्या संभव था? ठीक है, मुख्यमंत्री को किसी गांव के किसी व्यक्ति का डेटा चाहिए तो वो किसको आदेशित करेंगे? जो भी अपना सेक्रेटरी, उसको आदेशित करेंगे। वो आगे उन सब चीज़ों को पहुँचाएगा। कुल मिलाकर के वो चलती चलती बात कहाँ तक पहुँचेगी? ग्राम प्रधान तक पहुँचेगी। ठीक है, वो बताएगा कि अमुक नाम का व्यक्ति हमारे यहाँ पर रहता है। तो वर्गीकरण अर्थात जो क्लासिफिकेशन है, वो इसीलिए किया जाता है जब किन्हीं चीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो तत्वों का वर्गीकरण करने से उसमें आसानी हो जाती है। तो प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वर्गीकरण की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, हर एक तत्व का अलग अलग ज्ञान रख पाना संभव नहीं था। हर एक तत्व की अलग अलग जानकारी इकट्ठी रखना, उसको याद रखना, ये धीरे धीरे पॉसिबल नहीं रहा। तो क्या किया गया, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभ किया गया। सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया, कोई बताएगा? सबसे पहला वर्गीकरण, थोड़ी सूक्ष्म जानकारी देंगे, बाकी मेंडली पर आएंगे सीधे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी की ले लीजिए। सबसे पहला वर्गीकरण लेवासिये ने किया। लेवोजियर भी कहते हैं इनको, और रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लेवासिये ने किया। इन्होंने क्या बताया
इन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांट दिया, धातु प्लस अधातु। इन्होंने कहा जो तत्व इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी विद्युत धनात्मक है वो धातु हैं, और जो विद्युत ऋणात्मक है वो अधातु हैं। लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसे तत्व भी खोज लिए गए, कुछ ऐसे तत्व भी खोजे गए जो धातु और धातु दोनों का गुण रखते थे, अर्थात उपधातु जिन्हें कहा गया बाद में आगे चल करके। तो ये इनकी अवधारणा फेल हो गई। तो सबसे पहले लेवासी ने धातु और अधातु में तत्वों का वर्गीकरण किया। इसके बाद प्राउस्ट ने किया। प्राउस्ट का जो वर्गीकरण था फिलहाल मुझे सबसे ज्यादा घटिया लगा, इसलिए क्योंकि इन्होंने एकदम घटिया बात ही बोल दी थी कि जितने भी तत्व हैं वो सब हाइड्रोजन से बने हैं, यानी उन सभी तत्वों को हाइड्रोजन ने मिलके बनाया है। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16 है, तो 16 हाइड्रोजन मिल गए और उन्होंने एक ऑक्सीजन बना दिया। तो एकदम घटिया बात थी कि नहीं थी? हाइड्रोजन खुद में एक तत्व है, ऑक्सीजन खुद में एक अलग तत्व है, ठीक है। तो इन्होंने जो प्राउस्ट ने तत्वों का वर्गीकरण किया था वो हाइड्रोजन के आधार पर किया था। इनका जो वर्गीकरण था वो किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। और इनका क्या कहना था कि दुनिया के जितने भी अन्य तत्व है वो सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, और अगर आपको उनका परमाणु भार पता करना है तो अगर किसी तत्व की जानकारी प्राप्त करनी तो उसके परमाणु भार से हाइड्रोजन के परमाणु भार को गुणा कर दीजिए। जैसे ऑक्सीजन का 16 है तो 16 की गुणा किससे कर दीजिए? हाइड्रोजन के परमाणु भार, जो कि 1 है। तो सिंपल सी बात है, 1 से जब गुणा होगी तो उतना ही तो मान आएगा, या कुछ चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो प्राउस्ट ने नियम दिया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए डोबे राइनर। डोबे राइनर, चाहो तो ये नोट कर लीजिएगा। डोबे राइनर, इन्होंने क्या किया? इन्होंने त्रिक विन्यास दिया, यानी त्रिक विन्यास। इन्होंने क्या किया? त्रिक विन्यास में इन्होंने 3-3 तत्वों के समूह बनाए, ट्राइड्स बनाए। 3-3 तत्वों के ट्राइड्स बनाए, यानी 3-3 तत्वों को एक साथ रखा जिनके गुण बताया कि इनके गुण आपस में समान हैं। किन तत्वों को रखा? उन तत्वों को रखा जिनमें बीच वाले तत्व, जो 3 तत्व रखे उनमें बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार था वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत था। जैसे एक त्रिक विन्यास किसका था? लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का कितना होता है? 7 परमाणु भार। पोटेशियम का कितना होता है? 39। अब 7 + 39/2 करोगे, यानी इन दोनों का औसत निकालोगे तो आपको मिलेगा 23, या लगभग 23 मिलेगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 23। यानी ऐसे इन्होंने ट्राइड्स बनाए जिनमें बीच वाले का तत्व का जो परमाणु भार था वो इधर उधर वाले दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता था। बात समझ में आ गई? इसी तरह से और भी बनाया, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। बेरियम का कितना होता है? 8 होता है। 8 + 40/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 + 40/2 कितना आ गया? 48/2। तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 ही तो होता है, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से त्रिक बनाए, त्रिक विन्यास। इनका जो सिद्धांत था तो उसको कहा गया डोबे राइनर का त्रिक विन्यास। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट दुनिया के सामने आए उनका नाम था क्या? न्यूलैंड। न्यूलैंड, इन्होंने क्या दिया? अष्टक नियम दिया, अष्टक सिद्धांत। इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया, और इस अष्टक सिद्धांत में न्यूलैंड ने क्या बताया? न्यूलैंड ने 8 तत्वों को सजाया। कितने तत्वों को सजाया? 8 तत्वों को सजाया, एक लाइन में रखा 8 तत्वों के लिए। उन 8 तत्वों में जो पहला तत्व था
और आठवां तत्व था, वो आपस में गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो सारे गामा पा धा नी सा होता है, तो उसका पहला और जो आठवां सुर होता है वो समान होता है। सारे गामा पा धा नी सा, जो आठवां आएगा वो सा ही आपको मिलेगा। समझ बात आ रही है? तो इस प्रकार से इन्होंने जो म्यूजिक को यहाँ पर म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं उनके आधार पर, जो पहला नोट है म्यूजिक में और जो आखिरी है आठवां, वो एक समान होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने तत्वों को अरेंज किया। ठीक है, 8 तत्वों के समूह बनाए। लेकिन एक काम करते करते जैसे कैल्शियम पर पहुंचे, कैल्शियम के बाद ये इनका सिद्धांत फेल हो गया। यानी परमाणु क्रमांक 20, यहां तक फिलहाल परमाणु क्रमांक की जानकारी थी ही नहीं। ठीक है, परमाणु क्रमांक की जानकारी नहीं थी यहां तक। ये सब बातें जब हो रही थी तो परमाणु क्रमांक की कोई खोज नहीं हुई थी, केवल परमाणु भार के आधार पर ये सब बातें इन लोगों के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले लेवासिये ने तत्वों का वर्गीकरण किया, तत्वों को 2 भागों में बांटा, धातु और अधातु में। प्राउश ने इसके बाद बताया कि जितने भी तत्व हैं वो सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। डोबेराइनर का त्रिक विन्यास दिया गया, जिनमें 3-3 तत्वों को उन्होंने 3-3 तत्वों के समूह बनाए, जिनमें जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु भार इधर उधर वाले तत्वों के परमाणु भारों का औसत था। ठीक है, और भी कई बनाए, उनके सबकी चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद अगला जो सिद्धांत दिया न्यूलैंड ने दिया, जिसको कहा गया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, जिन्होंने 8 तत्वों को एक क्रम में रखा और बताया कि पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण आपस में समान होते हैं। लेकिन कैल्शियम तक पहुंचते पहुंचते ये अवधारणा फेल हो गई। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच एक घटना घटित हुई। एक साइंटिस्ट थे मोजले, ठीक है ना। मोजले ने वास्तव में मौज कर दी रसायन विज्ञान के इतिहास में। ठीक है, मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज कर डाली। परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा परमाणु क्रमांक की खोज हुई। और इस परमाणु क्रमांक, लेकिन हाँ एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया है। न्यूलैंड के बाद मेंडलीव ने भी अपना सिद्धांत दे दिया था। ये मोजले उसके भी बाद आए, तो इसकी चर्चा एक स्टेप के बाद करेंगे। 1 मिनट, इसकी चर्चा जो है एक स्टेप के बाद, क्योंकि अभी मेंडलीव का आना बाकी है। ठीक है, इसलिए पहले मेंडलीव को भी ले आते हैं। तो न्यूलैंड के बाद मेंडलीव आए। मेंडलीव ने क्या किया, ये मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे, उस समय इन्होंने सबसे ज्यादा स्पष्ट वर्गीकरण किया था। इन सबसे ज्यादा जितने अभी तक दिए जा चुके थे उनमें से जो मेंडलीव ने दिया वो सबसे ज्यादा स्पष्ट था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तत्वों को 8 वर्गों में बांटा और 7 आवर्त में बांटा। यानी 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, ऐसी पंक्तियों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और जो ऐसी पंक्तियां थी उनकी संख्या कितनी थी, 8 थी। और प्रत्येक समूह या वर्ग 2 उपसमूहों या उपवर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के कितने समूह हो गए, 16। 8 थे ना, तो समूह या वर्ग 8 थे, लेकिन प्रत्येक 2 में बटा हुआ था, इसलिए ये 16 उपसमूह कहलाए। 16 उपसमूह। इनमें एक 8वां उपसमूह था, वो 3 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के मिलने से बना था। 3 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी। 3 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के मिलने से 8वें समूह का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा चीजें, मतलब इससे मिलती जुलती चीजें ही आगे जो आधुनिक सिद्धांत दिया गया, जो नई आवर्त सारणी दी गई, जिसे जादुई वर्गीकरण भी कहा जाता है, मैजिकल क्लासिफिकेशन,
ठीक है, उसमें भी लगभग यही बातें हैं। तो इनके मेंडलीव का जो सिद्धांत था, इसमें केवल मेन बातें दो थी। एक बात तो ये थी कि जिस समय मेंडलीव ने ये आवर्त सारणी बनाई थी, उस समय तत्वों की कुल संख्या 63 थी। 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया था। ठीक है, उस आवर्त सारणी में केवल कितने तत्व थे? 63 थे। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या उस समय जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, क्या उस समय अक्रिय गैसें थीं? तो आंसर है नहीं। उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो पाई थी। कुछ बातें हैं, समझ लीजिए। जो अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये नहीं थे। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये तत्व नहीं थे उस टाइम तक जब इन्होंने अपनी इस आवर्त सारणी को बनाया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसमें 63 तत्व थे, अक्रिय गैसें एब्सेंट थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई है ना, तो यह वर्गीकरण भी किस पर आधारित था? परमाणु भारों पर आधारित था। परमाणु भार, यानी तत्वों को परमाणु भारों के भार के क्रम में रखा गया था। तत्वों को किसके क्रम में रखा गया था? परमाणु भार के क्रम में रखा गया था। परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, जिसमें 63 तत्व थे, अक्रिय गैसें उस समय तक नहीं खोजी गई थी, तो उनकी उस आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे। और इन्होंने किस आधार पर यह आवर्त सारणी बनाई थी? परमाणु भारों के क्रम में तत्वों को रखकर। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ये आवर्त सारणी इन्होंने बना दी, तो इन्होंने एक आवर्त नियम दिया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया। अभी हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। इन्होंने एक आवर्त नियम दिया मेंडलीव ने। उस मेंडलीव के नियम को क्या कहा गया? मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। और ये वाली जो प्रेरणा थी, वो मिली कहां से? इन्होंने भी लगभग वही काम किया था जो काम इन्होंने न्यूलैंड ने किया था, लेकिन ये अपनी कोशिश में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे, और ये अपनी कोशिश में पूरी तरह कामयाब हो गए। काम लगभग इनका भी यही था। इन्होंने 8-8 तत्वों का क्रम बनाया। इन्होंने 16 तत्वों को एक लाइन में रख दिया, जस्ट दुगना करके रख दिया। ठीक है, और जो बात इन्होंने बोली, लगभग वही बात इन्होंने भी बोली। इन्होंने क्या बोला? हर पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। सेम वही बात इन्होंने भी बोली कि किसी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, तो लौट के जब आप वापस आएंगे, तो आपको फिर से पुनः समान गुण वाले ही तत्व मिलेंगे। ठीक है, और कुल 18 पंक्तियां हैं, क्योंकि 16 वर्ग समूह बन रहे हैं, और 8वें में कितनी है? 3 है, तो 2 ये हो गए। तो पंक्तियां कुल कितनी है? 18। यानी इनके में 8 थी, वही जाकर के इनके में कितनी हो गई? 18 हो गई। यानी हर 18वां तत्व पहले तत्व से समानता प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ 8वां कर रहा था, और यहाँ 18वां कर रहा है, या जो भी है उनकी आवर्त सारणी में जो भी एलिमेंट थे। लेकिन यह आवर्त सारणी भी आगे चल करके दोषपूर्ण सिद्ध हुई। इसमें कई दोष पाए गए, सही सटीक नहीं फिट बैठ रही थी। वैज्ञानिक अपने प्रयास में लगे हुए थे कि अब क्या किया जाए, आगे कौन सी प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाए जिससे कि हम इन तत्वों का वर्गीकरण बिल्कुल ऐसे कर पाएं कि समान गुण वाले तत्व एक साथ रख जाएं, हो जाएं, और किसी एक तत्व का अध्ययन करके हम अन्य तत्वों का की जानकारी स्वयं ही जान जाएं। लेकिन ये सब संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था। ठीक है, ये सब इतना आसान नहीं था। लगातार मेहनत की जा रही थी, लगातार मेहनत की जा रही थी। अब हमारे पास था क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हिस्ट्री हमने पढ़ी, उसमें हमारे पास क्या था? परमाणु भार था, कुछ नया था नहीं। ठीक है, और जब मोजले ने प्रयोग किया, अभी मैं जो बता रहा था, ये सब घटना घटित होने के बाद में मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज कर दी। किसने की? अब मोजले की एंट्री यहाँ पर होती है। ठीक है, और साइंटिस्ट मौज में आ जाते हैं। ठीक है ना, मोजले ने किसकी खोज कर दी? परमाणु
क्रमांक की खोज कर दी, और जो काम अभी किसके द्वारा किया जा रहा था, परमाणु भार के द्वारा, यानी तत्वों को परमाणु भार के क्रम में रख करके जो आवर्त सारणी बनाई गई, उसको मोजले ने कहा कि भैया ऐसा करो, इसको परमाणु क्रमांकों के क्रम में रख करके देखो। अब आपके पास कोई एक ही चीज हो, कोई ऑप्शन ना हो, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपके देश में मान लो कोई ऐसी पार्टी हो जो अच्छी नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसी को रिपीट कर रहे हैं, जनता उसी को रिपीट करती रहती है कि चलो औरों से अच्छे ही है, इनको फिर से बना लिया जाए। तो यही कुछ स्थिति यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, कोई आशा उम्मीद की कोई दूसरी किरण ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि परमाणु भार ही चला आ रहा था यहाँ से यहाँ तक, हमारे पास कुछ और था ही नहीं। तत्वों के संदर्भ में कोई ऐसा अलग आंकड़ा था ही नहीं जिसका प्रयोग करके हम एक नए प्रकार का वर्गीकरण कर पाते। तो उसी में कभी 8 तत्वों को रख के देख रहे हैं, कभी 3-3 तत्वों के क्रम बना रहे हैं, इस तरह की चीजें हम करते रहे। लेकिन यहाँ पर आकर के ये बिल्कुल पीक पॉइंट था। अब हम इसके आगे परमाणु भार को लेकर के कोई नया प्रयोग, कोई नया वर्गीकरण नहीं कर सकते थे। करते तो उसमें फेल हो जाते। करके देखा भी होगा, इतने तो हमारे सामने आए क्योंकि ये कुछ हद तक सफल हुए, इसलिए इनको प्रकाशित किया गया दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया गया कि भैया ऐसा ऐसा करके हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रयोग हुए होंगे जो सफल नहीं थे, इसलिए हमारे सामने नहीं रखे गए। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के जब मोजले ने अपने प्रयोग के द्वारा परमाणु क्रमांक की खोज कर दी, तो वैज्ञानिकों को आशा की एक नई किरण दिखाई दी और एक नई आवर्त सारणी बनी, जो किस आधार पर बनी? परमाणु क्रमांकों के क्रम में बनाई गई। ठीक, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जो मेंडलीव का आवर्त नियम था, जो कि परमाणु भार के आधार पर था, वही आवर्त नियम परमाणु क्रमांक के आधार पर जब आवर्त सारणी बन गई तो उसे कहा गया आधुनिक आवर्त नियम। इसी मेंडलीव के आवर्त नियम से एक नया नाम क्या बन गया इसके बाद, परमाणु क्रमांक की खोज के बाद क्या बन गया? आधुनिक आवर्त नियम। अब दोनों क्या है, दोनों को समझेंगे और लिखेंगे, फिर आगे हम जो बृहद आवर्त सारणी है, जो जादुई क्लासिफिकेशन किया गया, जादुई वर्गीकरण किया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम, ये दोनों क्या है उनको केवल पहले समझ लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव का आवर्त नियम, ये दोनों क्या है ध्यान से समझेंगे। क्योंकि जो आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा बनाई गई, उस मेंडलीव के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में रखा गया। और क्या कहा गया कि जब आप एक क्रम में परमाणु भारों के क्रम में तत्वों को रखेंगे, तो जब आप वापस लौट करके आएंगे तो आपको समान गुणों वाले तत्व मिलेंगे। ठीक है, यानी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, ध्यान दीजिएगा, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होंगे? यानी आवर्त में, आवर्त बाएं दाएं आवर्त होगा ना, जो 36 पंक्तियां हैं वो क्या है? आवर्ती तो हैं। तो उस आवर्त में जब आप बाएं दाएं जाएंगे, लौट करके फिर से वापस आएंगे, तो आपको समान गुण वाला तत्व दिखाई देगा। ठीक है, तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और यही बात आधुनिक आवर्त नियम में चेंज कर दी गई, क्योंकि अब आवर्त सारणी किस आधार पर बन चुकी थी? परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या कहा गया उसमें कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहा गया? तत्वों के, यहां पर आ जाइए, क्या बोला गया आधुनिक आवर्त नियम में? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी आवर्त में जब आप जाएंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, तो समान गुणों वाले तत्व आपको पुनः मिलेंगे। इसी को हम कहेंगे आवर्तिता। क्या कहेंगे?
आवर्तता पीरियोडिसिटी, और इस आधार पर बनी ये सारणी क्या कहलाएगी? आवर्त सारणी। किसी आवर्त में, जब आवर्त सारणी को आवर्त सारणी क्यों कहते हैं, ये भी ध्यान से समझिए। जब हम बाएं से दाएं किसी आवर्त में जाएंगे तो हमको आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पुनः समान गुणों वाले तत्व मिलेंगे। इस घटना को हम क्या कहेंगे? आवर्तिता पीरियोडिसिटी। और इस आधार पर बनी ये सारणी क्या कहलाएगी? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या कौन कहता है? आधुनिक आवर्त नियम। और मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है? कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी आवर्त में बाएं दाएं जाओगे कब? जब आप तत्वों को परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखोगे, तो बाएं से दाएं जाने पर फिर लौट के जब आओगे तो आपको समान गुण वाला तत्व दिखाई देगा। अब उन चीजों को जब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, उस सारणी को यहाँ पर पूरा बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे इन तत्वों के गुण कैसे समान होते हैं, तब वो चीजें क्लियर होंगी। पहले बताइए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहाँ शुरू हुई थी? लेवासी से शुरू हुई थी। लेवासी ने सबसे पहले तत्वों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था, एक धातु और दूसरा अधातु। इतनी छोटी सी बात कह के बात खत्म कर दी थी। तब तत्वों की संख्या भी बहुत कम रही होगी जिस समय इन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन जैसे जैसे आगे क्या हुआ कि कुछ ऐसे तत्व भी खोज लिए गए जिनके गुण धातु और अधातु दोनों से समानता प्रदर्शित करते थे। अर्थात धातुओं जैसा भी व्यवहार करते हैं कुछ तत्व और अधातुओं जैसा भी, तो उनको हम उपधातु कहते हैं। अर्थात उपधातुओं की खोज के बाद ये वाली थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, फिर प्राउस्ट ने एक थ्योरी दी। इस पूरी थ्योरी में आपको क्या नहीं लग रहा कि सबसे घटिया वाली यही रही है? काफी समय तक लोग इनको मानते रहे, मतलब कंफ्यूजन में रहे होंगे कि हाइड्रोजन मिल गए बहुत सारे। मतलब इनका कहने का मतलब ये था जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? 14। तो 14 हाइड्रोजन मिलकर के नाइट्रोजन बना लिए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना लिए। ऐसा कुछ कहना था इनका। लिथियम का परमाणु भार कितना है? नहीं, हीलियम बना होगा 4 से, क्योंकि हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो लिथियम का भी मैंने बताया था 7 होता है। ठीक है, तो यानी 7 हाइड्रोजन मिल गए तो लिथियम बन गया। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? 24 होता है। अभी बोला था मैंने, अभी तो यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब 24 हाइड्रोजन मिलकर के बना लिए। मतलब एकदम नॉनसेंस वाली थ्योरी थी। मतलब सबसे घटिया थ्योरी पूरी केमिस्ट्री मुझे यही लगी। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम समझ से परे। लेकिन एक बात और भी है, कुछ टाइम अब हमें जानकारियां हो गई ना, तब एकदम घटिया लग रही है। लेकिन उस समय जानकारियां ही नहीं थी, तब इन्होंने थ्योरी दी होगी तो लोग सोचने को मजबूर हुए होंगे और काफी दिन तक बेवकूफ बने होंगे। ठीक है, इनकी थ्योरी को माना भी होगा, लेकिन ज्यादा समय तक ये थ्योरी नहीं टिक पाई और ये थ्योरी फेल हो गई। फिर किसने दिया? ट्रोवेराइनर ने त्रिक विन्यास दिया। इन्होंने ट्राइड्स बनाए, त्रिक बनाए 3-3 तत्वों के, जिनमें बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार था वो किसका औसत था? इधर उधर वाले दोनों, यानी पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत था, बीच वाले तत्व का परमाणु भार। इस आधार पर उन्होंने बनाया और तत्वों के गुण भी बताया कि देखो इनके गुण आपस में समान है। और ये सच भी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के गुण आपस में समान होते हैं। लेकिन सारे के सारे तत्व इस थ्योरी को भी फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए ये थ्योरी भी आगे चल करके फेल हो गई। फिर किसने थ्योरी दी? फिर न्यूलैंड ने थ्योरी दी संगीत के आधार पर, संगीत में जो सुर होते हैं उसके आधार पर। मतलब इन्होंने सोचा कि चलिए इस देश में संगीत का प्राचीन काल से बहुत महत्व रहा है ना, तो इसलिए इन्होंने सोचा चलिए इस वाले तुक्के को लगा के देखते हैं। मतलब ठीक है, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे थे। कोई कैसे करना चाह रहा था वर्गीकरण, कोई कैसे करना चाह रहा था, तो सबसे ज़्यादा सटीक और बढ़िया तुक्का किसका बैठ गया? तो तुक्का नहीं, मेहनत थी इनकी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेंडलीव का। लेकिन आगे चल करके मोजले ने इसमें और मौज कर दी। ठीक है, और क्या हुआ? एक बहुत अच्छी आवर्त सारणी जो कि आपके सामने कल हम बनाएंगे, वो दुनिया के सामने आई। ठीक है, खैर
तो न्यूलैंड ने दिया ये नियम, फिर मेंडलीव ने दिया। इन सारी चीजों को अगर आप नोट करना चाहते तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं अगला क्वेश्चन लिखा दूं। नोट करोगे? मतलब रफली नोट कर लीजिए, ठीक है, याद रहेगा अगर करना चाहो तो। ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, जिसे करना हो कर ले, ना करना हो कोई बात नहीं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। क्वेश्चन लिखो। हम लोगों को मेंडलीव से पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, ठीक? तो लिखिए, क्वेश्चन लिखो, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। लिखो, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1865 ईस्वी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा। उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा। उनके अनुसार डैश लगा दीजिए, नई लाइन से इन्वर्ट कॉमा में लिखिए। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अगला प्रश्न लिखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है समझाइए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है समझाइए। ये कब दिया गया? जब मोजले ने किसकी खोज कर दी? परमाणु क्रमांक की, और उस आधार पर तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया और एक आधुनिक आवर्त नियम दिया गया। जो क्या है उसको लिखिए। इस नियमानुसार डैश लगा दीजिए, नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए और नई लाइन से लिखिए। अतः जब तत्वों को
उनके परमाणु क्रमांकों के अतः जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित क्रम के पश्चात समान गुणों वाले तत्व आने लगते हैं। जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ठीक है, धीरे बोलेंगे। तो एक निश्चित क्रम के पश्चात, फिर से सुनिए, हमने बोला है अतः जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित क्रम के पश्चात समान गुणों वाले तत्व आने लगते हैं। इसी को आवर्तिता कहते हैं। इसी को आवर्तिता कहते हैं तथा इस आधार पर बनी आवर्तिता अंडरलाइन कर दो, आवर्तिता अंडरलाइन कर दो, आगे लिखो तथा इस आधार पर बनी सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। आधुनिक आवर्त सारणी की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी विधिवत और डिटेल चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में बहुत अच्छे से चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। दैट्स ऑल।